हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे गाइस। तो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज बेस्ड ऑन वेक्टर गाइस। ठीक है, आप इसको सेकंड चैप्टर भी बोल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ वीडियोज लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो भाई। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, वेक्टर कई लोग मोशन इन प्लेन में पढ़ाते हैं, जो आपका थर्ड चैप्टर होता है, क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड चैप्टर आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मोशन इन प्लेन में आपको यहाँ पे सारी चीजें पढ़ाई जाती है वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मोशन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर की जरूरत पड़ती है, जिससे पहले हम वेक्टर का ही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन प्लेन बोले तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन वगैरह वहां पे अपन देखें। क्लियर, तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है, बार बार ये नहीं करना पड़ता कि भाई कुछ चीजें आप यहाँ पे वेक्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो अपना सीक्वेंस यही रहेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ हम यहाँ पे वेक्टर ले रहे हैं। एक बार अच्छे से वेक्टर की क्लियरिटी आपको हो जाएगी, सारा क्वेश्चन वगैरह आपको करना आ जाएगा वेक्टर से रिलेटेड, उसके बाद आगे की कहानी आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है कि भाई आपको कैसे पढ़ाना है। हम वैसे ही आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे जो आपके लिए क्या हो, सुटेबल हो, आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो गाइस। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले गाइस। क्लियर है। ओके, सो हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने का जो हमारा पैटर्न होता है, सबसे पहले हम उसके अंदर का कंटेंट देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे भाई। क्लियर, वेक्टर का आपको इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं। और यहाँ पे साथ में हम ये भी देखेंगे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका नोटेशन वगैरह क्या होगा। तो छोटी छोटी बातें वो अपन ऐसे ही कवर कर लेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ वेक्टर वगैरह देखेंगे। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में ग्राफिकल मेथड देखेंगे, एनालिटिकल मेथड देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल मेथड भी होता है। ठीक है, वहां पे ग्राफिकल मेथड में लॉ ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, पैराग्राम देखेंगे, पॉलीगन लॉ, मतलब जो भी होगा वो सब चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। इसके बाद हमारे पास एनालिटिकल मेथड में कुछ फार्मूला वगैरह होंगे, डायरेक्ट हम फार्मूले से भी वेक्टर को वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, 2D में भी होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आपका 2D में भी होगा, 3D में भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारे पास दो तरीके का होगा, एक स्केलर, क्लियर है, और दूसरा हमारे पास होगा वेक्टर। क्लियर है, आप स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या करता है ना, स्केलर प्रोडक्ट मेंशन करता है, डॉट प्रोडक्ट कभी कभी मेंशन नहीं करता है, तो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्लियर है, और इसको अपन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट रहेगा, है ना, ये मोटा मोटा हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी है, तो वो सारी अपन बातें कवर करेंगे। देखो यार, मेन चीज हमारा ये होता है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ने जाओ ना, तो उसका जो कंटेंट है, उसका जो माइंड मैप है, वो आपकी उंगलियों में होना चाहिए, तभी जो है सब्जेक्ट चैप्टर आपके कंट्रोल में होगा। और फिजिक्स में आपको स्पेशली करना ही है भाई। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स में अपनी कमांड बनानी है भाई अच्छी तरीके से। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेक्टर है क्या, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, और वेक्टर स्केलर में क्या डिफरेंस है गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स निकल के आते हैं, स्केलर और दूसरा आपके यहाँ पे वेक्टर। क्लियर है, तो इनके फिजिकल मीनिंग के बारे में समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि आप इनके बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, आप जानते हो, लेकिन हमारे पास ये टेक्निकल वर्ड जो साइंस की भाषा में यूज किए जाते हैं, स्केलर, वेक्टर, है ना, तो इसको थोड़ा उसी लैंग्वेज में समझते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में, डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। ठीक है, तो स्केलर, जैसे मार्केट में आप गए, कोई चीज खरीदते हो कि नहीं खरीदते, है ना, फल फ्रूट्स जो भी है कुछ खरीदते हो, कुछ खाने पीने की चीजें आपने खरीदा, चीनी खरीदा, क्लियर है, गेहूं वगैरह खरीदा, तो आप किस में मेजर करवाते हो उनको, किलो में, है ना, बोलते इतना केजी दे दीजिए, है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए तो क्विंटल में बोल देते हो, लेकिन क्विंटल में भी तो कुछ केजी जुड़ा हुआ है ना, तो ये सारी चीजें बात करते हो वहां पे। ठीक है, मतलब स्केलर में सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ नंबर आया समझ, प्लस यहाँ पे कुछ यूनिट भी उसका लगा होगा, आप किस चीज का मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सॉलिड जैसी चीजें, जैसे मान लीजिए आपने कुछ फ्रूट्स खरीदा, तो बोलते हो कितना किलो, 5 किलो, है ना, समझ रहे, कुछ सब्जियां खरीदा, पोटैटो, टोमेटो जो भी है, तो आप किस में मेजर करते हो, केजी। आया समझे, तो आप उसमें नंबर भी तो ऐड कर रहे हो, नंबर के साथ आप यूनिट भी लगा रहे हो, लेकिन आपने कोई यहाँ पे डायरेक्शन की तो बातें की नहीं है। तो ऐसा सारा सिस्टम जो हमारा होता है ना, उसको अपन कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, स्केलर में। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका भैया स्केलर बोले तो नंबर से काम नहीं चलता, यूनिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। बात समझ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं, आज की डेट में आप कहीं भी ट्रेवल करते हो, हाईवे में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे सिग्नल बने होते हैं। ठीक है, और सिग्नल में आपको वहाँ पे बताया होता है, जैसे मान लीजिए छोटी सी बात करें, जैसे फेमस जगह में ले लूं अपने, जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे मान लीजिए भोपाल है,
ठीक है, और भोपाल से आप इंदौर अगर रवाना हुए तो कितने सारे गांव, कितने सारी चीजें वहां पे पड़ती हैं, ठीक है। तो वहां पे साइन बोर्ड भी बने होते हैं और साथ में बहुत सारे रोड, वैसे तो है नहीं एक सीधा रोड भोपाल से इंदौर जा रहा है, बहुत सारे रोड आ रहे होंगे, कुछ रोड ऐसे होंगे जो इधर कट के जा रहा होगा, कुछ यहाँ पे ऐसे आके इधर कट रहा होगा, तो वहां पे साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? और वहां पे उस शहर, उस गांव, उस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे नाम लिखा जाता है और उसकी वहां पे डिस्टेंस लिखी जाती है। बात समझ आ रही है? जैसे हम बात करें देवास, ठीक है, देवास ये लिखा जाएगा, ठीक है, जो भी है, और साथ में ये कितना किलोमीटर है उस पोजीशन से, उस पर्टिकुलर प्लेस से, वहां पे उसकी क्या लिखी जाएगी, वैल्यू लिखी जाएगी, बोली तो किलोमीटर में। जैसे मान लीजिए देवास है, कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। आया समझे? तो साइन बोर्ड में एरो भी बनाया जाएगा कि आपको इधर जाना है और कितना किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है। बात समझ आ रही है? अब मान लो साइन बोर्ड में सिर्फ वहां पे ये वैल्यू, बोले तो डिस्टेंस अगर मेंशन होता और ये आपका साइन बोर्ड में डायरेक्शन मेंशन नहीं होता, ठीक है, तो तुझे क्या पता कि भैया 20 किलोमीटर मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, किधर जाना है। बात समझ आई? तो हो जाती ना बहुत मुश्किल, ठीक है, तुम दिन भर भटकते रहते, तुम्हें ये देवास नाम का कोई शहर, डिस्ट्रिक्ट या जो भी है आपको नसीब नहीं होता। बात समझ आ रही है? तो भाई वेक्टर का इस तरह हमारे जीवन में इतना अहम रोल है। आप कहीं भी ट्रेवल करते हो तो आपके लिए आजकल दुनिया इतनी आसान हो गई है कि अगर 2 रोड जा रहे हैं, 3 रोड जा रहे हैं, तो आप साइन बोर्ड की हेल्प से तुम कम से कम पहचान पाते हो कि कौन सी डायरेक्शन में ये शहर पड़ता है, कितना यहाँ पे डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो ये वेक्टर का यूज है भाई। बात समझ आ रही है? तो इसमें क्या होगा, इसमें लिखा जाता है कि इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, प्लस इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और साथ में जिस भी चीज का आप मेजरमेंट, जैसे डिस्टेंस की बात कर रहे हो, किसी फोर्स की बात कर रहे हो, वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो उसमें यूनिट तो होगा ही होगा उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा में आ गई हमारे पास, डायरेक्शन। डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको क्या नाम देंगे भाई, वेक्टर। और साथ में कुछ चीजें और होती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यूनिट है तो वेक्टर ही होगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको फिजिक्स में मिलेंगी जिनका डायरेक्शन तो हम लेते हैं, लेकिन उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग होता है, वेक्टर की तरह नहीं होता। तो ऐसी क्वांटिटी भी हमें मिलेंगी जिनको अपन वेक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक बात समझनी है भाई कि वेक्टर का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो भी प्रोडक्ट वगैरह हम कराते हैं वो वेक्टर के रूल्स के अकॉर्डिंग कराते हैं, ना कि स्केलर या सिंपल मैथमेटिक्स के जो एल्जेब्रिक रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं कराते। क्लियर है? तो क्या रूल्स होते हैं वो सारी बातें अपन करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए किताबों में एक किताबी डेफिनेशन लिखी जाती है, द क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर। स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, कॉल्ड स्केलर। क्लियर है? सो आई होप यार ये बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में सारे डिफरेंसेस हम यहाँ पे आपको एक साथ लिख के देते हैं ताकि आप इससे समझ जाओ। क्लियर है? एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर के बीच, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि स्केलर हैज ओनली नंबर्स एंड यूनिट, राइट। वहीं पे अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर हैज नंबर्स, अ यूनिट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर फॉरवर्ड नॉर्मल मैथ के जो एल्जेब्रिक रूल होते हैं उसमें अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है अपन आराम से कर सकते हैं, बट वेक्टर जो होते हैं यहाँ पे कुछ वेक्टर के कुछ स्पेशल टाइप के रूल होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और साथ में मल्टीप्लिकेशन वगैरह वेक्टर का देखेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर डज नॉट चेंज इफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंजेस, ठीक है। बट अगर वही वेक्टर की बात करें तो वेक्टर कंपोनेंट चेंजेस व्हेन यू रोटेट द एक्सिस। अगर आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया तो भाई वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो चेंज जाते हैं, बट स्केलर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मास, स्पीड, डिस्टेंस, आप वॉल्यूम की बात करते हो, डेंसिटी की बात करते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें जो होती है किसमें आती है, आपकी स्केलर में आती है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सेट्रा लिख दिया, राइट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, फोर्स होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जहाँ पे डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की बातें करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे अपन वेक्टर जो है यहाँ पे डील करेंगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सेट्रा इसको लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे समझ आए होंगे, ठीक है। बाकी इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है आगे ये सब चीजें आप पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो स्केलर को सिर्फ यहीं तक अपने को रखना था, ठीक है। इसके बाद जो भी बातें होंगी भाई अब वेक्टर के बारे में अपन बातें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस आपने देख लिए हैं, अब अपन जो है नेक्स्ट जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी वेक्टर के बारे में ही बातें करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वेक्टर में, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। क्लियर है? वेक्टर में तो हमने जाना है कि भाई डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे जस्ट लाइन खींचते हैं और इस लाइन में एरो लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे टेल बोलते हैं और इसको हम यहाँ पे हेड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हेड है,
क्लियर है, इसको आप यहाँ पे टेल बोल सकते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में। अब ये जो हेड आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है भाई, क्लियर है, ये क्या देता है आपको, गिव्स डायरेक्शन। ये एरो हम किसके लिए वेक्टर में यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, राइट है ना। अगर एरो नहीं लगाओगे तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक लाइन के साथ आपको एरो लगाना पड़ेगा, एरो ही बताएगा कि भाई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड देखना है भाई, ठीक है, तो ये जो लेंथ आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये आपको क्या बताएगी, इसका मैग्नीट्यूड बताएगी, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी कितनी लेंथ है, जो भी आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड देगा। जितनी लंबी लाइन होगी उतना ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। एरो आपको डायरेक्शन देगा। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो हम इस टाइप का कर रहे हैं, ठीक है, कहां तक सही है, ठीक है। अब जैसे बहुत बड़ा आपको मेजरमेंट दे दिया जाए कुछ किलोमीटर में, सेंटीमीटर तक तो ठीक है भैया, कितना सेंटीमीटर ईस्ट जाना है, इतना सेंटीमीटर नॉर्थ जाना है, तो वो वहां तक आप कर सकते हो। लेकिन किलोमीटर में 1000 किलोमीटर है ना, 5000 किलोमीटर, तो इतनी लंबी लाइन बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नोटेशन देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर के लिए हम यहाँ पे कुछ नोटेशंस यूज करते हैं, वो क्या है हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तो हमने देख लिया, नोटेशन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, हमारे पास A to Z तक अल्फाबेट है, ठीक है। A to Z तक हमारे पास जो भी अल्फाबेट है, तो उसमें हम लिखेंगे, मान लीजिए मुझे A लिखना है, A के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ऑफ A, वेक्टर ऑफ A, या फिर जस्ट सिंपल इसको पढ़ सकते हो A वेक्टर। क्लियर है, आया समझ, A वेक्टर, क्लियर है। यहाँ पे देखो एरो लगाया गया है, अल्फाबेट के ऊपर हमने एक एरो लगा दिया है, तो ये किसी भी वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, जरूरी थोड़ी, हमने तो फॉर एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है। ए के ऊपर कोई वेक्टर लगा दो, या फिर डायरेक्ट इसको बोल्ड लेटर से लिख सकते हो आप। बात समझ आ रही है, बोल्ड लेटर भी यहाँ पे वेक्टर के लिए नोटेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो बोल्ड लेटर से भी आप नोटेशन दे सकते हो आप इसको, राइट, ऐसे, ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई किसकी भाई, वेक्टर का नोटेशन, ठीक है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना भाई अल्फाबेट के टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। दोनों साइड डंडे लगा देना है, फिर सिंपल जस्ट आपको सिंपल लेटर लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, आप इसको ऐसे पढ़ो। बात समझ आ रही है, तो ये हमारे पास नोटेशन होता है किसका, वेक्टर का। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है और नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, चीजों को यार सिंप्लीफाई करते हैं, अपनी मुसीबत बढ़ाते नहीं है भाई, ठीक है। चीजों को हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर लिया, नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हमें चीजें समझने में और सहूलियत मिले। बात समझ आ रही है, तो ये होता है सिंपल सा तरीका, राइट। चलिए और कुछ यहाँ पे चीजें समझते हैं भाई, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं वेक्टर की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए हमने वेक्टर को कितना एंगल रोटेट कर दिया, 360, ठीक है, आया समझ। यहाँ पे अगर बात करें रोटेशन ऑफ वेक्टर, नंबर 1 रोटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास कोई वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कुछ यहाँ पे ऐसे मेंशन की है हमने। अगर मान लीजिए इसको ऐसे यहाँ पे घुमा दिया जाए ना 360 डिग्री ऐसे, क्लियर है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से हमने इसको ऐसे घुमाया है और फिर आपका यहीं पे आ गया है, ठीक है। हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, ठीक है। हमने इसको कितना एंगल घुमाया है, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। तो हमारे पास जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है, कांस्टेंट। बात समझ आ रही है, मतलब जहां पे इसकी डायरेक्शन पहले थी वहीं बाद में है। जब आप थीटा कितना घुमा देते हो, 360, और 360 से आप कुछ कम घुमाते हो तो डायरेक्शन वेक्टर की चेंज हो जाएगी, याद रखना भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी वेक्टर का आप 360 रोटेशन कराते हो तो उसकी डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट रहती है, ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी होती है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई वेक्टर ऐसे है, ठीक है। अब मुझे इसको आगे बढ़ाना है,
ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बिना एंगल चेंज किए, बिना डायरेक्शन चेंज किए आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो, ठीक है। आपके पास ये वेक्टर में राइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे इसको अपन यूज करेंगे आगे आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका ए, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक बी वेक्टर है ऐसा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बी वेक्टर दिया, मैं कुछ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच अभी जो एंगल है ना, कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री समथिंग, राइट, ऐसा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये मेरा क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है? तो बच्चा बोलता है यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी ऑप्शन होगा, ठीक है, जो दिया हुआ है 120 डिग्री, कुछ इस टाइप के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो दिख रहा है ए और बी के बीच एंगल 60 डिग्री, इसी को टिक कर दो, वही हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सा एंगल जो है दो वेक्टर के बीच कंसीडर किया जाता है वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर समझ आएगी, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, देखिए वेक्टर का मैंने आपको टेल भी बताया, हेड भी बताया, ये आपका क्या है टेल, और जहां पे एरो लगा होता है हमने उसको क्या बोला है, हेड बोला है, ठीक है। तो आपको वेक्टर की सबसे पहले ताल से ताल मिलानी है, ठीक है, टेल को टेल से, हेड को हेड से। ऐसा नहीं कि भाई किसी का हेड किसी का टेल, वो एंगल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप ध्यान से देखिए, जो वेक्टर बी का हेड है वो वेक्टर ए के टेल से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है या टकरा रहा है। तो ये जो एंगल इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो एंगल कंसीडर नहीं किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीजें मैंने लिखी बाई स्केल नहीं, संभाल लेना बेटा, ठीक है। तो जब इसको आगे बढ़ाओगे, इसको पैरेलल शिफ्टिंग करना है भाई, तो अगर पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो पैरेलल शिफ्टिंग तो वेक्टर में लाऊ है, तो आराम से कर दीजिए भाई। बात समझ आ रही? तो जैसे इसको आगे बढ़ाओगे, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना आपको, एंगल भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा देना है। हमारे पास ये बी वेक्टर आगे बढ़ा लिया। अब देखो जो आपका 60 डिग्री रखा है ना, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैंने 22 स्केल नहीं बनाया, तो कैसा लग रहा है, ये कितना होगा आपका, है ना, 90 समथिंग दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ कम होगा भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल कंसीडर किया जाएगा ए और बी के बीच, और कितना होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे बना के बता दूं भाई, ये आपका क्या था, ए था, और जो बी होगा कुछ ऐसा होगा भाई, ठीक है। ये ए वेक्टर है और यहाँ पे आपका बी वेक्टर है, इनके बीच एंगल कितना है आपका 360, ठीक है। इसको आगे ऐसे बढ़ाना, ठीक है। अभी आपको देखो दिख रहा है ये एंगल ज्यादा, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर 60 है तो ये पूरी लाइन जो होगी ना, ये पूरा बी वेक्टर जो आपको दिख रहा है कितने का होगा, 180 का। तो 60 तो इधर कट गए तो बचे कितना, 120 डिग्री। बात समझ आ रही है? तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा ना, दैट इज इक्वल टू कितना आपका 120 डिग्री। समझ गए ना, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ये डायग्राम में इतना क्लियर आपको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे अलग दिख रहा है भाई, ठीक है। यहाँ से आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ऐसे बनाना चाहिए था ताकि आपको समझ आए कि भाई हाँ अभी आपको 120 दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है जैसे ए और बी के बीच स्टार्टिंग एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। क्लियर है? तो ये सिंपल सा रूल होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज करिए हमें इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको ए और बी के बीच के क्या बताना है, एंगल बताना है। तो सबसे पहले पैरेलल शिफ्टिंग में आपको एक चीज हमेशा समझनी है कि वे ताल से ताल मिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, बी का हेड ए के टेल से टकरा रहा है जो कि सही नहीं है, तो आप क्या करो, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो। बात समझ आ रही है? इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो भाई, बी को ये ले गया, ठीक है। तो बी को आपको आगे लेके जाना है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो ये एंगल होगा। बात समझ आ रही? तो यही एंगल आपको यहाँ पे निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास अगर ये कंप्लीट लाइन की बात करें तो ये पूरी कितने की होगी आपके पास, 180 की, ठीक है। तो 180 में से आपको कितना माइनस कर देना, ये वाला एंगल 120, तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बच जाएगा। बात समझ आई? तो यही चीज आपको यहाँ पे एक्सिस के थ्रू भी खेला जा सकता है भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी एक्स वाई में, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसा, बट आपको ज्योमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ आपको ऐसे यहाँ पे बना के दे दिया, ठीक है, और कुछ चीज यहाँ पे ऐसे बना के दे दी, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल था, और यहाँ पे मैं कोई तीसरा ऐसे एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ। मेन चीज आपको सिखाना है, ठीक है। और ये एंगल आपको दे दिया यहाँ पे कितना डिग्री, आपको ये 30 और यहाँ पे ये दे दिया 60। आया समझे? ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। आप बी को क्या करो, ऐसे आगे फर्दर क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि अभी भी देखो बी का हेड है ना, ए के किससे टकरा रहा है, टेल से टकरा रहा है, तो इसको आगे बढ़ा दो ना भाई।
बात समझ आ रही है? देखिए वर्टिकल से एंगल कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। अब यहाँ पे वर्टिकल से आपको 30 दे रखा है, तो भाई अब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बातें समझ आ रही है कि यहाँ से अगर 30 है तो अपोजिट एंगल आपस में बराबर होती है, 30 दे भी कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा आपका 60, क्योंकि टोटल एंगल तो कितना है 90 ना। बात समझ आ रही है? तो अब मेरे से कोई पूछे कि और बी के बीच का टोटल एंगल बता दो, तो हम बता देंगे भाई 60 + 60 कितना, टोटल आपका 120 डिग्री। बात समझ आ रही है? तो इस तरह जो है आपको वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करना है, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर जो है अलाउ होती है, ठीक है, आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का, ठीक है। बट आपको बशर्ते कहानी याद रखनी है भाई, एंगल चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आप वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हो। इसी को हमने क्या नाम दिया है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर नाम दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम यहाँ पे अपन स्टडी करने वाले टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कहानी अधूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला टाइप हम देखेंगे यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? कौन सा वेक्टर? पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, यहाँ पे अगर आप लिखेगा डेफिनेशन, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। मैं नोटेशन यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख रहा हूं, पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव, क्या क्या बातें यहाँ पे याद रखनी है, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है पैरेलल वेक्टर के लिए। इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, क्लियर है। दूसरा एंगल बोले तो थीटा कितना आपका 0 डिग्री, ठीक है। हमारे पास दो वेक्टर आपके पास है, एक आपका ए वेक्टर, दूसरा हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है। तो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका 0 डिग्री। बात समझ आ रही? मैग्नीट्यूड भले ही आपका डिफरेंट हो सकता है, बट डायरेक्शन और इनके बीच का जो एंगल, अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल ऑब्वियस सी बात है कितना होगा 0 डिग्री होगा। ये बात याद रखना है। अब यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू टाइप के बना लिए जाते हैं कि भाई इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन द एंगल बिटवीन देम, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये बात याद रखना। साथ में कंडीशन भी होती है कि दो वेक्टर यदि पैरेलल है तो उनको आप कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसा में, या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और लैम्डा जो होता है आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है? ये आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, याद रखना, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको आगे जब क्वेश्चन अपन करेंगे ना तब समझ आएगा, ऐसे अभी आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये सर क्या लिख दिया आपने, ठीक है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है इसी का दूसरा भाई, बोले तो वो एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको सेम लिखना है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल वेक्टर में डेफिनेशन आपको ऐसे ही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे है, ठीक है। यहां तक आपका सेम रहेगा, टू बी है ना, एंटी पैरेलल लिखना है, इसके बाद वेक्टर्स इफ दे है, इसके बाद यहाँ पे कहानी क्या लिखोगे, इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट रहेगी। और दूसरी बात जो हमारे पास एंगल होगा थीटा, दैट इज कितना होगा 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में आपको ये बात क्लियर करनी है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है, ठीक है, बी, तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है उल्टी होगी और इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा इक्वल टू कितना होगा गाइस 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो रिलेशन होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आ जाएगा जस्ट यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब आपके पास जो लैम्डा आया है ये कुछ वैल्यू आपका नेगेटिव देगा, लैम्डा ले सकते हो आपकी जो मर्जी, ठीक है, कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा, लैम्डा मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2 3 4 5 जो भी, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, डजंट मैटर। क्लियर है? जब क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे, राइट। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बन जाता है कि इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन एंगल बिटवीन देम इज, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप अपन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप, क्लियर है? थर्ड टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल वेक्टर, क्लियर है। अब यहाँ पे किन्हीं वेक्टर्स को आप इक्वल कब बोलोगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव
क्या क्या केयर करनी है? नंबर 1 कुछ पॉइंट है जो माइंड में रखना पड़ता है इफ दे हैव। पहली बात सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। दूसरा सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन बातों की आपको केयर करना है, तभी जो है वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल करेक्ट, सेम मैग्नीट्यूड। तीसरी बात यहाँ पे यूनिट के बारे में भी बातें करना है, सेम यूनिट, ठीक है। ये 3 चीजों के बारे में आपको केयर करना है। अगर 3 चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो वेक्टर इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? सेम डायरेक्शन होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी आपका सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई सेंटीमीटर में है कोई मीटर में, ऐसा नहीं, ठीक है, कोई किलोग्राम में कोई ग्राम में है, ठीक है। तो यूनिट भी सबका सेम होना चाहिए। क्लियर है गाइस? तो हमारे पास क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4th, दैट इज आपके पास नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है? अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई? तो यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर को अपन कैसे समझेंगे? मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, क्या है? वेक्टर ए है और इसका नेगेटिव वेक्टर, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव वेक्टर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर बी है, ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? आपके पास ये बी वेक्टर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ए वेक्टर का यदि नेगेटिव वेक्टर बी है तो एक बात हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड इन दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। आया समझे? जो मैग्नीट्यूड ए का है वही बी का होगा। तो ऐसा समझो यार, ए ही अपना खुद का नेगेटिव वेक्टर अपनी उल्टी डायरेक्शन में लिख सकता है, ये बना सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए और साथ में क्या है भाई? डायरेक्शन उल्टी होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन उल्टी मतलब यहाँ पे एंगल की अगर बात करो तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? तो ए वेक्टर का उसका खुद का नेगेटिव वेक्टर होगा लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। सिर्फ ये बात आपको माइंड में रखनी है, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास 5th वेक्टर यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज आपका यहाँ पे आर्थोगोनल वेक्टर। आर्थोगोनल, आर्थोगोनल के साथ यहाँ पे नॉर्मल भी बोल सकते हैं आप, इसके बहुत सारे नाम हैं, नॉर्मल, और इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है भाई? ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोले, नॉर्मल वेक्टर्स बोले, परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोले, तो 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन आपको माइंड में रखना है, डेफिनेशन है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपके पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो वो वेक्टर आपके क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है। और एक चीज आगे आपको समझ आएगा कि अगर 2 वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कैसे 0 होता है? जब आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं भाई, आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इस चीज को हम यहाँ पे एग्जैक्टली वेक्टर से तो नहीं, आगे जो है फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पे अपन देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन याद रखना, और एक कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो है समझ आ जाएगा जब डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 6, हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यूनिट वेक्टर, क्लियर है? ये क्या है भाई? अब यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, वेक्टर ए, सपोज कर रहे हैं हम वेक्टर ए सेट टू बी यूनिट वेक्टर if magnitude of vector a is यूनिट, ठीक है। मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिखते हो, क्लियर है? आया समझे? अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये क्या है? आपका कौन सा वेक्टर कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। एक बात याद रखना, तो यूनिट वेक्टर की जो खास बात होती है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, और इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला वो क्या होता है? मेरे पास कोई वेक्टर ए है तो इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो यूनिट वेक्टर को ए कैप, क्या पढ़ते हैं इसको? इसके ऊपर टोपी हमने पहनाई है, इसको बोलते हैं कैप, ए कैप। इसको लिखते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कैसे निकालते हैं जब आगे क्वेश्चन अपन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, हर चीज सिखा देंगे,
ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये फार्मूला होता है और देता क्या है, ये डायरेक्शन देता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। क्लियर है, आया समझ। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसका फार्मूला क्या है ये बता दी, इसका काम क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। राइट गाइस, तो ये थी कुछ बातें, ठीक है, जिसको आपको माइंड में रखना है। बाकी अपन बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो है यहीं तक अपन रखते हैं, अभी बहुत सारे भी टाइप्स है, ठीक है, अभी आगे देखेंगे गाइस। ठीक है, सो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी गाइस। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रही हमारे साथ यार। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आपको यहाँ पे हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।